आप सभी को मेरा नमस्कार। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आप सभी का। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए, आप मेरे बीच में जो कड़ी चल रही थी आपकी BA पार्ट फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर, कुछ कहानी चल रही थी, कुछ अपने उपन्यास की बुक है ग्लोबल गांव के देवता, जो कि रणेंद्र के द्वारा रची गई है। तो देखिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि ज़्यादा डिटेल से नहीं, शॉर्ट में ही मैं बात करूँगा। आपके पास मैटर है, आप सब चीज़ पढ़ोगे तो वो सारी चीज़ आप समझ आएगी आपको। तो देखिए, ग्लोबल गांव का देवता आपके सेकंड सेमेस्टर में है। एक उपन्यास है। उपन्यास लिखा किसके ऊपर गया है, किसने लिखा है, क्या उसमें बातचीत है, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। देखिए, ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास, क्वेश्चन है आपका, आप उपन्यास आदिवासी जीवन के संघर्ष का एक सच्चा दस्तावेज है। सच्चा दस्तावेज कि जिस तरह का इसमें वर्णन किया है आदिवासी जीवन को लेकर, किस तरह से आदिवासी लोग अपने जीवन में संघर्ष करते हैं, फिर भी अपनी अस्मिता पर संकट छाया हुआ है, जिसके कारण उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति, उनका रहन सहन, उनकी बोली भाषा सब कुछ खत्म होने जा रहा है। उसी चीज़ को बचाने में वो लोग लगे हुए हैं। लेकिन बड़े ग्लोबल गांव के देवता जैसे लोग हैं ना, वो उनको ख़त्म कर देना चाहते हैं, क्योंकि औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है और औद्योगिकरण के नाम से उन लोगों को वहाँ से विस्थापन कर दिया जाता है, दूसरी जगह खदेड़ दिया जाता है, पलायन करा दिया जाता है। उनकी जो समस्या है उनको कोई नहीं समझता है, उनकी मजबूरी है उनको कोई नहीं समझता है। तो इस तरह की बातें हैं इस उपन्यास में। तो देखिए, सबसे पहले तो अपनी बात आती है कि ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास किसका है? रणेंद्र का है। प्रकाशन कब हुआ है, ध्यान रखना, 2009 में प्रकाशन हुआ है इसका। और किसने किया है ये भी ध्यान रखना। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है 2009 में। अब देखिए, सच्चा दस्तावेज है। दस्तावेज का मतलब है कि काला चिट्ठा है रणेंद्र के द्वारा रचित, जो सरकार है, जो बड़े लोग हैं, जो कैसे कैसे करके आदिवासी लोगों को परेशान करके वहाँ से खदेड़ दिया जाता है। तो उनकी सारी सच्चाई रणेंद्र सिंह ने किसमें रखी है? अपने ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास। रणेंद्र, जैसा मैंने बताया था आपको, बिहार नालंदा के रहने वाले हैं। 1960 में उनका जन्म हुआ है और विज्ञान PGT टीचर के रूप में कहाँ? कोयलबीघा प्रखंड दिया है। कोयलबीघा खंड का कौन सा स्थान है? भौरापाट। भौरापाट में गर्ल्स रेजिडेंशियल स्कूल, हॉस्टल, आवासीय विद्यालय है, जहां आदिवासी जो लोग हैं उनकी बच्चियां पढ़ती हैं। वो गर्ल्स हॉस्टल है, उसी में स्कूल है, उसी में विज्ञान शिक्षक के रूप में नियुक्ति होती है। और टलवाना भी चाहता है लेकिन नहीं, निरस्त होती है। तो आखिर 30 जून तक उनको ज्वाइन करनी थी, तो ज्वाइन कर लेते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद जो हुआ है, जो देखा है, आँखों देखा हाल, कि जैसे सुन रखा था कोयलबीघा भौरापाट एक भयंकर असुर। अब जाति कौन सी दिखाई है? आदिवासी। आदिवासी असुर जनजाति दिखाई है, ध्यान रखना। अरे आदिवासी जो लोग हैं राजस्थान में हैं, गरासिया है, भील है, मीणा है, ये सारे के सारे लोग आदिवासी समुदाय के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इनको किस तरह से सरकार के द्वारा मतलब मजबूर करके हटा दिया जाता है, किस तरह से उनको भगा दिया जाता है, कैसे कैसे अत्याचार इनके साथ किए जाते हैं, उस तरह की कहानी को इसमें रखा है रणेंद्र सिंह ने। तो देखिए, अब ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास जो है उसमें जो दस्तावेज दिया है, तो दस्तावेज का मतलब है एक कागजों का काला चिट्ठा है जिसमें आदिवासी समुदाय के साथ हो रहे अन्याय अत्याचार को रणेंद्र सिंह ने
लिखा है, और आंखों देखा प्रत्यक्ष गवाह के रूप में वो विज्ञान शिक्षक के रूप में रहे, तो सब कुछ देखा है उन्होंने। तो देखिए, ग्लोबल गांव का देवता उपन्यास जो है वो असुर समुदाय के अनवरत जीवन संघर्ष का क्या है, एक सच्चा दस्तावेज है, जिसमें क्या दिया है, देवराज इंद्र से लेकर ग्लोबल गांव के व्यापारियों तक फैली शोषण की प्रक्रिया है। देवराज इंद्र से लेकर क्या दिखाया है, गांव के ग्लोबल गांव के व्यापारी जो है, व्यापारी कौन है, जो बड़े लोग हैं, व्यापारी तो फैली शोषण की जो प्रक्रिया है उसको दिखाया गया है। अब समझिए थोड़ा सा कि ग्लोबल क्या है, कि ग्लोबल मैंने आपको बताया था कि ग्लोबल जो है वो क्या है, भूमंडलीकरण या फिर अपन क्या बोलते, वैश्वीकरण। इसका मतलब है कि भूमंडलीकरण, इसका मतलब है कि आज का जो टेक्निकल युग है उसमें इस तरह के सैटेलाइट छोड़े जा रहे हैं जिसमें सब कुछ ऊपर से नीचे की स्थिति का जायजा लिया जा सकता है। तो ऐसे ही सैटेलाइटों के द्वारा ऐसे यंत्र छोड़े हैं जहां ज़मीन के अंदर छुपे हुए जो चीज़ें हैं उनको देखी जा सकती है। तो यहाँ इसमें जो दिया है ग्लोबल गांव के देवता, इसकी जो पृष्ठभूमि है, ध्यान रखना, इसकी जो पृष्ठभूमि है उस पृष्ठभूमि का आधार कहाँ है, झारखंड। क्या दिया है, झारखंड की क्या है, असुर जनजाति आदिवासी, असुर जनजाति है, आदिवासी लोग हैं ये। तो झारखंड की पृष्ठभूमि को इसका आधार बनाया है। वहाँ रहने वाली जो असुर समुदाय है, असुर जनजाति है, आदिवासी के रूप में जानी जाती है, उसके साथ जो हुआ है उसी को उन्होंने यथार्थ रूप में इस उपन्यास में प्रस्तुत किया है। तो भूमंडलीकरण कहो या फिर वैश्वीकरण कहो, ग्लोबल का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन, इसका मतलब भूमंडलीकरण या वैश्विक। इसका मतलब है कि ऊपर से सैटेलाइट जो छोड़े जा रहे हैं उनके द्वारा पृथ्वी के अंदर की सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। और यहाँ झारखंड जो ये क्षेत्र है इसमें क्या है, बाक्साइट का खजाना, बाक्साइट का क्या है, खजाना है। इसी खजाना को ध्यान में रखते हुए सरकार, MP, MLA और गांव के देवता, अब गांव के देवता कौन है, जो बड़े लोग हैं, जिसमें हिंडाल्को, सेंडाल्को और वेदांत और शिवदास बाबा और सरकार भेड़िया अभ्यारण्य जैसे उपक्रम किए गए हैं उनको भगाने के लिए। तो बाक्साइट का खजाना है उस जगह झारखंड में, उसी को खोदने के लिए यहाँ से बसी हुई आदिवासी जनजाति है ना, उसको भगाया जा रहा है। जो आंखों देखा हाल किसने सुना है, रणेंद्र सिंह ने सुना है। तो रणेंद्र सिंह कहते हैं कि पहले मैंने सुना था कि असुर समुदाय रहते हैं, इसका मतलब कि काले कलूटे होंगे, लंबे दांत होंगे, नाखून होंगे, सींग होंगे, मैं कल्पना, लेकिन जब मैं आया मैंने देखा तो यहाँ तो बिल्कुल ही विपरीत था। इसका मतलब बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी सभ्यता है, अच्छी संस्कृति है, लेकिन उनको नाजायज परेशान करके यहाँ से भगाया जा रहा है। तो वो भी उस संघर्ष में खुद भी शामिल होता है, इसीलिए उन्होंने आंखों देखा हाल अपनी ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में बयां किया है। तो देखिए भूमंडलीकरण, तो ध्यान रखना कि भूमंडलीकरण का मतलब है कि जो सैटेलाइट है उनके माध्यम से जो खजाने खोजे गए हैं, तो पूरे संसार को ये क्या मान लिया है, एक गांव, पूरे संसार को ही एक गांव मान लिया, एक पूरे विश्व को ही एक गांव मान लिया। और विश्व की जो शक्तिशाली जो शक्तियाँ हैं, जिसमें MP, MLA है, जिसमें सरकार है, बड़े नेता हैं, जिसमें बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, तो उन सबको
क्या मान लिया, भूमंडलीकरण के बड़े देवता माना है। और इन्हीं देवताओं ने परेशान किया है। क्यों जोड़ा है? क्योंकि पहले अपन ने सुना है कि देवासुर संग्राम हुआ, इसका मतलब देवताओं से असुर किस तरह से हारे। लेकिन वो देवताओं क्योंकि उन देवों ने क्या किया है, असुर राक्षसों को एक बुरी संज्ञा दी गई है, उनके अत्याचार अन्याय शोषण को दिखाया है, तो असुरों के प्रति वैसे भी घृणात्मक भाव होता है। तो देवासुर संग्राम से लेके आज के देवताओं के रूप में जो मानव है, जो अत्याचार करते हैं, उनकी प्रक्रिया, उनके शोषण की प्रक्रिया को इस उपन्यास में दिखाया गया है। तो देखिए, अब जो बात, आदिवासी होते कौन हैं? आदिवासियों का मतलब होता है कि जो मूल निवासी होते हैं, मूल निवासी यानी वह समुदाय जो किसी क्षेत्र का प्राचीनतम निवासी कहलाते हैं। किसी क्षेत्र के वो क्या है, बहुत समय, लंबे समय से रहते आए हैं, और किसी क्षेत्र का वो प्राचीन निवासी रहते आए। भारत में बताया है कि भारत में लगभग 427 आदिवासी जातियों का वर्णन किया गया है, और जिनकी स्थिति इसमें दिखाई है। कैसी स्थिति दिखाई है? जैसे आपने एक उदाहरण दिया है इसमें, बूढ़ी काकी कहानी। बूढ़ी काकी कहानी का मतलब है कि जो काकी, बूढ़ी काकी है, लेकिन पूरे परिवार का भरण पोषण करती है, लेकिन अंततः उसका मान सम्मान, उसका आदर कोई नहीं करता है, कोई नहीं करता है। वो भूख से तड़पती रहती है और वो मर जाती है। ठीक उसी तरह से आदिवासी जो समुदाय है, उनका मान सम्मान, उनकी सत्ता, उसकी संस्कृति, उनकी तरफ कोई नहीं देखता है, उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं कर पाते हैं। तो बूढ़ी काकी का इसमें एक उदाहरण दिया है कहानी का। दूसरा दिया है कि अभिमन्यु के चक्रव्यूह तरह। इसका मतलब अभिमन्यु अकेला था, लेकिन चक्रव्यूह में बहुत सारे लोग थे, तो उसको भ्रमित कर दिया और अंततः उसकी मौत के घाट उतार दिया। ठीक उसी तरह से जो बड़े लोग हैं, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी हैं, जो शिवदास बाबा जैसे कौन है, पाखंडी बाबा हैं, सरकार हैं, MP MLA हैं, ये सारे लोगों ने एक अभिमन्यु के चक्रव्यूह की तरह आदिवासी लोगों को बीच में ले लिया और अंततः इनका विनाश कर दिया। उदाहरण दिया है। एक उदाहरण दिया है गुजरात के स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो मूर्ति बनाई है ना, गुजरात में सबसे लंबी मूर्ति है। तो उस जगह कभी कौन थे? आदिवासी लोग। उन आदिवासियों की संख्या कितनी दिखाई थी? 75,000 आदिवासी। तो 75,000 आदिवासियों को उस स्टैचू ऑफ यूनिटी की वजह से वहाँ से क्या कर दिया? हटा दिया। उनके साथ भी अन्याय अत्याचार किया है। इसका मतलब है कि भारत देश की जाति हो, चाहे वो आदिवासी अमेरिका अफ्रीका की हो, जिनमें नाम दिया था कि इनका है, माया है, एजेटिक है, रेड एडियंस है, कि सबकी कहानी यही है, सबके पीछे का इतिहास यही है कि इन किन प्रकार उनको यहाँ से भगा दिया जाता है, उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं किया जाता, एंड में उनको नक्सलवादी घोषित करके मार दिया जाता है। तो ये क्या दिखाया है? एक सच्चा दस्तावेज के रूप में जो समस्या है, उन समस्याओं को इसमें रखा गया है। तो सच्चा दस्तावेज देखिए, आदिवासी समाज की समस्या, सबसे पहली बात इसमें क्या आई है? आदिवासी समाज, आदिवासी समाज की समस्या, आदिवासी समाज की समस्या जो है ये दिखाई है सबसे पहले इसमें। उसके बाद क्या दिखाया है? जीवन यापन की समस्या है। क्या दिखाया है? रोजगार की समस्या, रोजगार की समस्या दिखाई है। क्या दिखाया है? स्वास्थ्य संबंधी समस्या इसमें दिखाई है। समझ लो आप। उसके बाद शोषण की समस्या दिखाई है। शोषण की समस्या,
भी इसमें दिखाई है। पर्यावरण संकट की समस्या, पर्यावरण जो संकट है उसकी भी समस्या इसमें दिखाई है। सामाजिक धार्मिक राजनीतिक और क्या है सांस्कृतिक समस्या भी इसमें दिखाई गई। क्या दिया है? अशिक्षा समस्या और भी है। शिक्षा की समस्या जो है, शिक्षा की समस्या, शिक्षा, क्योंकि शिक्षा नहीं मिल पाने से वो लोग क्या है अशिक्षित रह गए हैं। गरीबी है, क्या दिखाया है? गरीबी की समस्या है, गरीबी की समस्या इसमें दिखाई है। और क्या दिखाया है? गरीबी की समस्या, पलायन और विस्थापन, पलायन या एक दिया है विस्थापन, पलायन और विस्थापन की समस्या भी इसमें दिखाई गई है। और जो दिखाया है स्त्री शोषण, ये सारी चीज़ों का क्या है, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं इन सब चीज़ों का एक सच्चा दस्तावेज तैयार किया है। किसने? रणेंद्र सिंह ने। और रणेंद्र सिंह ने अपने उपन्यास आदिवासी जीवन की संघर्ष गाथा को इसमें रखा है और सच्चा दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया है। सच्चा दस्तावेज के रूप में जो भी हैं, तो ध्यान रखना कि देवराज इंद्र से लेकर ग्लोबल गांव के देवता जो कौन है, बहुराष्ट्रीय कंपनी, जैसे मैंने आपको नाम बताया था, टाटा कंपनी सबसे पहले आई। टाटा कंपनी आई है वहाँ, तो उसने क्या किया है कि लोहे को गलाने का जो काम था वो ले लिया। लोहे से एल्युमिनियम बनाकर औजार बनाए जाते हैं, तो उनको बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो उसके बाद सिंडाल्को कंपनी आई है। सिंडाल्को कंपनी है जो कौन है, जिसका मालिक आपने किशन कन्हैया पांडे दिया है। ध्यान रखना है इनका कि हिंडाल्को से सिंडाल्को कंपनी नाम दिया है, और सिंडाल्को का किशन कन्हैया पांडे है। एक वेदांत कंपनी है जो प्योर देसी रूप में लेकिन विदेशी कंपनी है, जिसका गणेश्वर सिंह कौन है, मालिक है, जिसका पूरा कोलबीघा प्रखंड में डंका बजता है। और अन्याय अत्याचार जो है वो 1 एकड़ से लेके 20 एकड़ तक 100 एकड़ तक ज़मीन हड़प लेता है। जहां उसको किसी को मारने की दिक्कत है तो उससे भी वो नहीं चूकता है। तो किस तरह से गणेश्वर जो गोनू उर्फ गणेश्वर है वो किस तरह से आगे बढ़ता है, उसकी शोषण प्रक्रिया जो है इसमें दिखाई है। कोलबीघा के शिवदास बाबा, कोल आश्रम जो दिया है शिवदास बाबा, जो क्या दिया था उसका दिखाया है कंठी अभियान के माध्यम से शराब का सेवन और जो चीज़ें दिखाई हैं उनका। लेकिन वो धर्म के आड़ में क्या करता है कि जो स्कूल आवासीय विद्यालय उन बच्चों के साथ अनैतिक यौन शोषण संबंध स्थापित करता है, स्त्री बच्चियों का शोषण करता है। और उसके बाद सरकार के द्वारा भेड़िया अभयारण्य के नाम से तारबंदी करवाई दी जाती है कि जिससे आदिवासी लोग यहाँ से खाली करके चले जाए। तो सरकार भी नहीं मानती है। शिवदास बाबा भी अपने चलती भट्टी पर रोटी सेकना चाहते हैं। गणेश्वर उर्फ गोनू सिंह वो भी पूरा दबदबा बना हुआ है। और जो सिंडाल्को कंपनी है उसके किशन कन्हैया लाल पांडे वो भी अपना काम अच्छी तरह से करते हैं, समझ लो। तो कोई भी नहीं चूकता है, सारे लोग आदिवासी लोगों को वहाँ से भगाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये सारे के सारे सच्चे दस्तावेज में ये सारी समस्याएं दिखाई हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी जो चीज़ें हैं उनको मैं एक पूरे उपन्यास का कथा सार मैं लिखूँगा, उनके माध्यम से आप थोड़ा सा समझ जाना और उनको देख लेना। मैं उनके ऊपर थोड़ी चर्चा भी आपसे कर लूँगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। नमस्कार।